नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांवर रूट के दुकानदारों की नेम प्लेट के खिलाफ एनडीए में भी उठी आवाज, जेडीयू ने किया एतराज। पीएम मोदी बने दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर, एलन मस्क ने ट्वीट करके दी मुबारकबाद। बीमार बाइडेन के सदारती इलेक्शन से हटने के आसार तेज, कमला हैरिस की हिमायत का जल्द कर सकते हैं ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने से पहले ही गजा से यरगमा लोगों की वापसी, वरना भुगतना होगा खामियाजा। और बांग्लादेश में नौकरियों में रिजर्वेशन के खिलाफ एहतजाज जारी, फोन और इंटरनेट बंद, अब तक 64 की गई है जान। यूपी में कांवड़ के रास्तों पर खाने पीने वाली अशिया की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की यूपी सरकार के हुक्म को एनडीए की पार्टी जेडीयू ने मोदी सरकार और एनडीए के सबका साथ और सबका विकास के नजरिए के खिलाफ करार दिया है। जेडीयू के तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा है कि इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, लेकिन वहां ऐसा कोई हुक्म नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। लेकिन सर, जिस तरह की इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो आप इसके बाद भी मानते हैं कि क्या वाकई में समीक्षा करने की आवश्यकता है? बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहां से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां के लिए नहीं है। इस पर अपोजिशन पार्टियां भी यूपी में कांवड़ यात्रा के रास्तों पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के फरमान पर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं इस प्रकार के आदेश से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उनके अलग थलग जितने भी मंत्री हैं, वो जानबूझकर उसकी एक विभाजन और एक भय मुसलमानों के बारे में पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक पूरे कम्युनिटी को इस तरह आइडेंटिफाई करके उनको ह्यूमिलिएट करना, उनकी जीविका पर हमला करना, उनके अस्तित्व पर हमला करना। इतने सालों से कांवड़ियों का रूट पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तो ये एक समस्या पहले पैदा करते हैं और उस समस्या को पैदा करके वो पूरे समाज को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। हमने इस प्रकार की टारगेटिंग कहाँ देखा? दुनिया ने देखा नाज़ी जर्मनी में, जब जूस की दुकानों पर और जूस की तमाम जीविका के रास्ते पर इस प्रकार की टारगेटिंग होता था। तो ये तो सब जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस नाज़ी जर्मनी और हिटलर से ही प्रेरणा लेते हैं। 2024 के लोकसभा निर्वाचन के बाद बीजेपी आज संकट में है, धर्म संकट में है, और इस संकट में वो अपनी पुरानी सांप्रदायिक राजनीति पर उतर आई है, लेकिन भूल चुके हैं कि सांप्रदायिक राजनीति आज देश के लोगों ने विफल किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मंगलसूत्र राजनीति को विफल किया। देश के लोगों ने अयोध्या में इंडिया अलायंस को जिताया, बद्रीनाथ में इंडिया अलायंस को जिताया, केदारनाथ में इंडिया अलायंस को जिताया, और इसलिए वो चाहे यूपी के मुख्यमंत्री हो या असम के मुख्यमंत्री हो, उनकी सांप्रदायिक राजनीति देश के लोग, नई पीढ़ी पसंद नहीं करते हैं। और इसीलिए ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी निर्वाचन के समय जनसंख्या को लेकर राजनीति उन्होंने की, मंगलसूत्रों की बात की, मैनिफेस्टो की बात की। क्या लोगों ने मोदी जी पर विश्वास जताया? नहीं, क्योंकि ये भय और भ्रम
ये जो भाजपा के दो अस्त्र हैं, भय और भ्रम, इस भय और भ्रम, इन दोनों अस्त्रों को देश की जनता पहचान चुकी है और दोनों अस्त्रों को ध्वस्त करने पर तुली है। देखिए, ये जितना भी इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क में संघ की विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। अधिकारी बेलगाम होंगे तो उन पर लगाम लगा लो, और अधिकारी बेलगाम नहीं, आपका प्रोजेक्ट है तो आप इसको ऐसा ना करो, क्योंकि कावड़ियों के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई, लेकिन हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। कावड़ियों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व जब चिन्हित होगी दुकान कि ये रहीम की दुकान है या ये राम की दुकान है, किसी भी दुकान कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकता है, पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हमें अपने प्रदेश की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं ऐसे बेलगाम अधिकारियों पे लगाम लगाएं, और अगर ये आपकी योजना हो तो कृपया ऐसी योजनाओं पे दोबारा पुनर्विचार न करें। ये योजनाएं प्रदेश को खंडित करने के लिए हैं। जाति धर्म में बटे हुए समाज को जोड़ के संविधान ने इकट्ठा किया था। आप बात करते हो अखंड भारत की और अपने प्रदेश में इस तरह की चीजें कर रहे हो, बांटने का काम कर रहे हो, ठीक नहीं है। तो मैं ऐसी जो भेदभाव करती है धर्म और जाति के आधार पर, इन सारी चीजों को, सारे जो है योजनाओं का को कंडम करता हूं, और ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाने की और पुनः ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से मांग करता हूं। और जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, अब वो तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि राम भरोसे। दिल्ली हुकूमत के वजीर आतिशी ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से दिल्ली को कुछ नहीं मिला है और मरकजी हुकूमत ने दिल्ली की तरक्की के लिए दी जाने वाली रकम को रोक दिया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत से अपना बजट 23 जुलाई को पेश करने जा रही है। ये बजट किसके पैसों से तैयार हुआ है? आतिशी ने कहा है कि आवाम और रियासती हुकूमतों के पैसों से बनाया गया है, जिससे उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। दिल्ली के लोगों के टैक्स का एक हिस्सा दिल्ली हुकूमत को जाता है, जिसमें GST, वेट और दीगर चीज़ें शामिल हैं। दिल्ली के लोगों के टैक्स का एक हिस्सा दिल्ली की सरकार के पास आता है, जिसमें स्टेट का GST कंपोनेंट, वैट इत्यादि शामिल है। ये पिछले साल की अगर हम इसकी संख्या देखें तो ये 35,000 करोड़ लास्ट ईयर दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को टैक्स दिया। ये 35,000 करोड़ कहां पर लगा? जो दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को पैसा दिया, वो दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली वालों पर खर्च किया। दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली देने में खर्च किया, दिल्ली वालों को फ्री बिजली देने में खर्च किया, पानी का नेटवर्क अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में पहुंचाने में खर्च किया, दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में खर्च किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने में खर्च किया, फ्री इलाज देने में खर्च किया। दिल्ली में जो हजारों की संख्या में इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं, मोहल्ला बसेज आ रही हैं, उनको लाने में खर्च किया, नए फ्लाईओवर्स बनाने में खर्च किया। तो जो दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को टैक्स दिया, जो 35,000 करोड़ टैक्स दिया, वो दिल्ली के लोगों पर
दिल्ली के विकास पर खर्च हुआ। लेकिन दिल्ली के लोग सिर्फ दिल्ली सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को भी टैक्स देते हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने पीएम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद कर ट्वीट किया है। उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा मुस्लिम मुनाफरत पर मबनी बयान देने के लिए मशहूर हैं। एक बार फिर उन्होंने मुसलमानों के तई अपनी नफरत का मुजाहरा करते हुए दावा किया है कि 2051 तक आसाम में मुसलमानों की अक्सरियत हो जाएगी, यानी आने वाले सालों में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली है। ये दावा हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। उन्होंने इस ताल्लुक से कुछ आदाद शुमार भी पेश किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि रियासत में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में तकरीबन 30% बढ़ रही है। इस तरह से देखा जाए तो आसाम में मुस्लिम और हिंदू आबादी 2041 तक तकरीबन बराबर हो जाएगी और फिर 2051 में मुस्लिम आबादी इतनी हो जाएगी कि वो अक्सरियत में आ जाएंगे। অসমত 11ৰ যদি জনগণনা আৰু এনআৰচিৰ ডেটা এইটোক যদি আপুনি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে 41 চনত মুছলিম আৰু হিন্দুৰ জনসংখ্যা প্ৰায় সমান হ'ব আৰু 51 চনত অসম মুছলিম মেজৰিটি দেশ হ'ব। এইটো মই বনোৱা তথ্য নহয়। 2011ৰ সেন্সাস পৰৱৰ্তী সময়ত এনআৰচিত আবেদন কৰা লোকৰ হিন্দু মুছলমান ৰিলিজিয়াছ ডিভিজন এই দুটাক যদি আমি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ৰিজাল্টটো আমি পাওঁ। এনআৰচিৰ পৰ্যায় এইটোৱে আছে যে 20% 10% আমি আবেদন কৰি থোৱা আছে পুনৰীক্ষণত। के कोल्हापुर में संभाजी राजे छत्रपति ग्रुप के शरपसंदों ने तजावुजात हटाओ मुहिम के तहत गजापुर की रजा जामा मस्जिद पर हमला किया है। शरपसंदों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद के गुम्बद पर भगवा झंडा फहराया और कुरान की बेहुरमती की। शरपसंद यही नहीं रुके, मस्जिद में तोड़फोड़ करने के बाद उन्होंने मस्जिद के आसपास मुसलमानों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की हुआ है और जो भी कर्मचारी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको सख्त जेल डालेंगे और हम ऐसा करेंगे कि आगे से इस तरह की कोई घटना न घटे। मैंने कहा मैडम देखिए मैसेज ऐसा नहीं है कि मुसलमान डर गया है, नहीं, हम डरते किसी से नहीं है मैडम, लेकिन हम कायदे कानून का सम्मान करते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं और हम कायदे कानून के दायरे में रह के अपनी बात रखते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के इंतखाबी मैदान से हटने के आसार बढ़ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर बाइडेन अब किसी भी वक्त ये ऐलान कर सकते हैं कि वो बतौर सदारती उम्मीदवार अपने नायब रही कमला हैरिस के नाम की हिमायत कर सकते हैं। अमेरिका के साबिक सदर और नए इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास के जरिए यरगमाल बनाए गए अमेरिकी शहरियों की वापसी का मामला अपनी इंतखाबी मुहिम में उठाया है। उन्होंने कहा है कि यह बेहतर होगा कि यरगमाल बनाए गए लोग मेरे ओहदे संभालने से पहले वापस आ जाएं। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके नताइज बहुत सख्त होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो सदर बनने के बाद पहले दिन गैर कानूनी तौर पर आने वालों के लिए सरहदें बंद कर देंगे। यमन के हौसी जंगियों ने हाल ही में तिल अबीब पर किए गए ड्रोन हमले की वीडियो और तफसीलात जारी की हैं। हौसी तर्जुमान ने कहा है कि हमारे नए ड्रोन इजरायली इंटरसेप्शन सिस्टम को नज़रअंदाज करने और उनके रडार से ओझल रहने की सलाहियत रखते हैं। तिल अबीब को कामयाबी से निशाना बनाकर हमने ये साबित भी कर दिया है कि अब दुश्मन के तमाम अहम मराकज़ हमारे ड्रोन की रेंज में हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम इन सहनियों के अंदरूनी महाज को निशाना बनाने और उनके कब्जे वाले इलाकों के अंदर तक पहुंचने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। हौसियों ने इंतबाह दिया है कि हमारी ये कार्रवाई गजा में इजरायली मजालिम बंद होने तक जारी रहेगी। यमनी फौज तेल अबीब में ऐसे लिफलेट गिराने में भी कामयाब हो गई है जिनमें वहां नए हमलों की चेतावनी दी गई है। इटली में फ़लस्तीन के हामियों ने वहां की वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर के सामने धरना दे रखा है। इनका कहना है कि हम इजराइल पर पाबंदी लगाए जाने के मुतालबे के लिए वज़ारत ख़ारजा के सामने मौजूद हैं। मुजाहिरीन ने जोर देकर कहा है कि गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी फ़ौरन बंद होनी चाहिए।
बांग्लादेश में बेरोजगारी और नौकरियों में रिजर्वेशन के खिलाफ तलबा और नौजवानों का पुरजोर एहतजाज जारी है। इस पर काबू पाने के लिए शेख हसीना की सरकार सख्त इक़दाम कर रही है। सरकार ने मुजाहिरीन पर गोली चलाने जैसे सख्त अहकामात भी जारी कर रखे हैं। इसके नतीजे में फोर्स के हाथों अब तक कम से कम 64 मुजाहिरीन मारे जा चुके हैं, जबकि इन मुजाहिरों की खबरों को फैलने से रोकने के लिए भी सरकार ने फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जैसी खिदमात बंद कर रखी हैं। बांग्लादेश में जारी एहतजाज पर मेघालय के सीएम की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है। बांग्लादेश में बहुत से हिंदुस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनमें मेघालय के तलबा भी शामिल हैं। So obviously we are aware that the situation in Bangladesh is a localized kind of a problem in terms of the different issues that was raised because of the reservation that was there, in terms of 30% reservation that was meant for armed forces and all. So those concerns and all this came up, and obviously it has taken a political turn as well as slightly complicated law and order turn. So it's very unfortunate. Number one, it shouldn't. And obviously there are a lot of students from many parts of the world who are in fact studying there. So therefore a lot of the students have been affected. But as soon as we got this information, we have immediately moved into action. गोवा से जुनूब मगरिब की जानिब समंदर से 102 मील के फासले पर एक कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज़ पर तेज़ आग लगी है। ख़राब मौसम और बारिश के बीच आतिशी सामान ले जाने वाले इस जहाज़ पर आईसीजी आग बुझाने का काम कर रहा है। आग बुझाने के काम में 2 टीमें लगी हुई हैं। अदाकारा राधिका मदान ने फिल्म सरफिरा में अपने किरदार के बारे में मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि इस किरदार की कई खूबियों ने मुझे मुतासिर किया है। जी बिल्कुल, आई थिंक ये एक ऐसा पार्ट था फिल्म का जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट करा था। रानी एज ए कैरेक्टर इज़ वेरी फायरी, वेरी ड्रिवन, इंडिपेंडेंट। तो आई थिंक ये सारी क्वालिटीज़ जो उसकी थी वो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट करा था बिफोर। जी मैं खुद से हमेशा यही सवाल पूछती हूँ कि मैं क्यों एक्टर बनना चाहती थी। मैं एक लाइफ से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, मुझे अलग अलग लाइफ जीने में बहुत मज़ा आता है। आई थिंक ये एक सोल रीज़न है जो मुझे मेरी चॉइसेस को इफ़ेक्ट करता है जो भी मैं एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में लेती हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है जो है कि वो चीज़ मुझे डरानी चाहिए, बहुत चैलेंज करनी चाहिए। सो मुझे हमेशा लोगों ने बोला है कि मैं दिल्ली की लड़की की तरह साउंड करती हूँ, जो मैं आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट एज वेल। पर यहाँ पे एक मौका मिला था महाराष्ट्रन लड़की प्ले करने का, तो उसकी डायलेक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो कहाँ से आती है, उसकी ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आया। बिल्कुल। कांवर रूट के दुकानदारों की नेम प्लेट के खिलाफ एनडीए में भी उठी आवाज, जेडीयू ने किया एतराज। पीएम मोदी बने दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर, एलन मस्क ने ट्वीट करके दी मुबारकबाद। बीमार बाइडेन के सदारती इलेक्शन से हटने के आसार तेज, कमला हैरिस की हिमायत का जल्द कर सकते हैं ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने से पहले ही गजा से अरगमा लोगों की वापसी, वरना भुगतना होगा खामियाजा। और बांग्लादेश में नौकरियों में रिजर्वेशन के खिलाफ एहतजाज जारी, फोन और इंटरनेट बंद, अब तक 64 की गई है जान। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।